गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल कॉमर्स हब। जैसा कि हम लोग सब्सिडी बुक पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोगों ने परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बुक पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों के पास आगे इसमें दो बुक बचते हैं, बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक, है ना। तो बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक में हम लोगों को सबसे पहले जानना है कि भैया ये दोनों की एंट्री क्या होती है, एक्चुअली में बिल्स होते क्या है ना, और ये बिल कब रिसीवेबल और कब पेबल कहलाते हैं। तब हम लोगों को समझ में आएगी कि भाई ये बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक बनाता क्यों है और कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बिल, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि होता क्या है, मतलब रिसीवेबल और बिल्स पेबल। देखो, एक बिल होती है बेटा, एक प्रपत्र है। बिल एक प्रपत्र होता है। देखो क्या होती है कि जब हम बिजनेस में किसी को उधार माल बेचते हैं, है ना, तो सामने वाले बंदे पैसा हमें देंगे ना देंगे, इस बात की कंफ्यूजन को मिटाने के लिए उसके ऊपर एक बिल लिख दिया जाता है ना। जो बिल लिख दिया जाता है तो उसे हम लोग बिल कहते हैं, मतलब जो एक पत्र लिख दिया जाता है उसे हम लोग बिल कहते हैं। और देखो, जो बंदा लिखता है उससे उस बंदे को उस बिल से पैसे मिलने वाले होते हैं, इसलिए उसे बिल्स रिसीवेबल कहते हैं उस पार्टिकुलर बंदे के लिए जिस बंदे को उसको पैसा मिलने होते हैं। तथा जिस पर वो बिल लिखा गया है उस बंदे को तो उस बिल के माध्यम से पैसा देने हैं, तो उस बंदे के लिए वही बिल रिसीवेबल कहलाता है, सॉरी पेबल कहलाता है ना। तो सामान्यतः बिल एक ही होता है, केवल साइड और पक्ष बदलने के कारण इसका नाम बदलता है। कैसे? तो देखिए, मान लीजिए एक बिल है और इस बिल को जो लिखता है, बताते हैं, समझो पहली बात कि देखिए, बिल लिखने का अधिकार केवल उसको होता है जिसका पैसा किसी के यहाँ बाकी है। अर्थात यदि राम का पैसा मोहन के यहाँ बाकी है तो राम के पास है अधिकार कि मोहन पर वो एक बिल लिखे, है ना। तो जो बंदा बिल लिखता है उसे हम लोग ड्रॉवर कहते हैं, समझिए इस बात को। जो बंदा बिल लिखता है उसे ड्रॉवर कहते हैं, है ना। और जिस पर बिल लिखा जाता है, जिस बंदे के ऊपर बिल लिखा जाता है उसे ड्रॉवी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रॉवी कहते हैं। ओके, लेकिन समस्या ये है कि बिल में ना कभी कभी अनदर पार्टी भी आ जाती है, वो तीसरा बंदा हो जाता है पेई। अब इसको समझिए कि भैया ऐसा हो सकता है कि राम का पैसा मोहन के यहाँ बाकी था और फिर एक सोहन है जिसका पैसा राम पर बाकी था। तो राम ने क्या किया, मोहन को एक बिल लिखा और कह दिया उसको कि आप सोहन को पैसा इतने दिनों के भीतर दे दीजिए। तो समझिए, यहाँ राम ने बिल लिखा सोहन पर, तो राम हो गया ड्रॉवर, सॉरी मोहन पर लिखा था तो मोहन हो गया। देखो, राम ने मोहन पर सोहन को पैसा देने के बारे में लिखा, तो देखो राम जो बिल लिखा तो वो हो गया ड्रॉवर, और मोहन पर लिखा गया तो वो मोहन हो गया ड्रॉवी, और सोहन के लिए लिखा गया क्योंकि वो पैसा किसको दे रहे हैं, सोहन को, तो सोहन हो गया पेई। तो बिल में कितने पक्ष? 3 पक्ष, अर्थात 3 पार्टी होते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। ड्रॉवर जब बिल एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं इतने दिनों बाद उसको पैसा दे दूंगा, तो ड्रॉवर को ही एक्सेप्ट करने के बाद, बिल एक्सेप्ट करने के बाद एक्सेप्टर कहा जाता है। अब समझिए आगे कि बिल कब रिसीवेबल और कब पेबल होता है। तो देखिए, ड्रॉवर जो बंदा बिल, देखो बिल तो एक ही है, कभी भी याद रखिए, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल एक ही चीज है, सॉरी अलग अलग चीज है। ऐसा नहीं है बिल्कुल। बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल दोनों एक ही पत्र अर्थात बिल होते हैं, केवल स्थितियां बदलती है तो उसका नाम बदल जाता है। जैसे देखिए, एक बिल, मान लीजिए ड्रॉवर ने बिल लिखा ड्रॉवर ने और ड्रॉई को सेंड कर दिया, और ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट करके पुनः उस बिल को ड्रॉवर को दे देता है। तो देखो, जो बिल ड्रॉवर ने ड्रॉई को लिखा, ड्रॉवर द्वारा एक्सेप्ट किया गया, तो बताइए बिलवा तो वही है, ड्रॉवर ने बिल लिखा और ड्रॉवी ने एक्सेप्ट करके फिर ड्रॉवर को ही दे दिया, तो बिल तो एक ही है, लेकिन उस बिल के जरिए ड्रॉवर को पैसा मिलने वाला है, अर्थात रिसीव होने वाला है।
पैसा मिलेगा, है ना। और उस बिल के जरिए ड्रोवी को पैसा देने हैं, मतलब पे करने वाले हैं। तो इसलिए ड्रोवर के लिए ये हो जाता है बिल्स रिसीवेबल, प्राप्त होने वाला बिल, अर्थात इसको शॉर्ट में हम लोग बीआर बोलते हैं। और इसके लिए हो जाता है बिल्स पेबल, इसको पे करना है तो इसके लिए बन जाता है ये बिल्स पेबल। क्या बन जाता है? बिल्स पेबल, अर्थात इसे शॉर्ट में हम लोग बीपी बोलते हैं। तो बिल एक्चुअली में एक ही होता है। ड्रोवर एक पत्र लेता है, लिखता है कि यू हैव टू पे मी आफ्टर 3 मंथ सम ऑफ रुपीज इतना, और ड्रोवी को भेज देता है। ड्रोवी उस बिल को एक्सेप्ट करता है और पुनः ड्रोवर के पास भेज देता है। तो भाई बिल तो एक ही है, लेकिन इस बिल के जरिए ड्रोवर को पैसा मिलने वाला है और इस बिल के जरिए ड्रोवी को पैसा देने होंगे। अर्थात एक तरह से कहूं तो बिल्स रिसीवेबल संपत्ति होती है, असेट्स, क्योंकि भैया इससे पैसा आने को है। और बिल्स पेबल लाइबिलिटी हो जाती है। ये जो बिल्स पेबल है वो हमारी लाइबिलिटी हो जाती है। तो समस्या है कि अगर संपत्ति होती है तो संपत्ति ऑलवेज डेबिट, है ना, और ये अगर लाइबिलिटी हो जाती है तो लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होता है। अतः जब भी आप किसी पर बिल लिखे तो वो आपके लिए बिल्स रिसीवेबल है और आपकी वो संपत्ति है, तथा आप उस बंदे पर बिल लिख सकते हैं जिसके यहाँ आपका पैसा बाकी हो। इस चैप्टर को डीपली हम लोगों को बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 18 है जो हम आगे जाकर आप लोगों को पढ़ाएंगे, लेकिन आज हम लोगों को इसे नॉर्मली देखना था कि भाई आज तो हम लोगों को उसकी एंट्री, अर्थात क्या कहते हैं उसको, बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक में उसकी एंट्री कैसे होती है इसको जानने हैं, है ना। ओके, तो आइए एक एक करके दोनों की फॉर्मेट देखते हैं और जानते हैं कि पोस्टिंग कैसे किया जाता है ना। ओके, तो चलिए इसे इरेज करते हैं और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उसकी फॉर्मेट वगैरह को बात करते हैं। चलिए हम लोग दोनों का फॉर्मेट देखते हैं और बनाने की तरीका भी। तो सबसे पहले हम लोग बिल्स रिसीवेबल के फॉर्मेट को देखते हैं। क्या देखते हैं? बिल्स रिसीवेबल के फॉर्मेट को। ओके, तो देखिए बिल्स रिसीवेबल का फॉर्मेट कैसा होता है। फॉर्मेट ऑफ बीआर, बिल्स रिसीवेबल, देखिए इसमें ना ऐसा होता है, देख लो आप, ये थोड़ा लंबा फॉर्मेट होता है इसका। पहला होता है डेट, दूसरा होता है क्या कहते हैं हम उसको, दूसरा को हम लोग कहते हैं इसमें फॉर हुम रिसीव्ड, फॉर हुम रिसीव्ड, जिससे आपको मिला है उस बंदे का नाम। तीसरा टर्म, चौथा ड्यू डेट, तीसरा टर्म, चौथा ड्यू डेट। देखिए टर्म क्या होता है? टर्म का मतलब हुआ बेटा कि वो बिल कितने दिनों के लिए लिखा गया है, उस मंथ को, जैसे 1 महीने के लिए है, 2 महीने के लिए है, 3 महीने के लिए। सामान्यतः बिल 3 महीने के भीतर का ही होता है, वैसे 6 महीने तक लिखा जाता है, पर सामान्यतः इसे 3 महीने की कैटेगरी में ही रखा जाता है। आगे होता है एलएफ और उसके आगे होता है अमाउंट, आगे होता है एलएफ और उसके बाद हो जाता है अमाउंट। एक रीमार्क का भी कॉलम होता है, रीमार्क, है ना। ये हो गया अमाउंट, ये हो गया एलएफ, ये हो गया टर्म, है ना, ये हो गया टर्म। या इसको हम लोग, टर्म को छोड़ो, इसको हम लोग लिख देते हैं मैच्योरिटी, या ड्यू डेट लिख दो, ड्यू डेट, है ना, ड्यू डेट। और उसके बाद होता है ये, इससे पहले होता है ये टर्म, और उससे पहले आता है क्या कहते हैं इसको, हम इसको डेट लिख दो, और इसको कहते हैं हम लोग बाय, रुक जाओ, फॉर होम रिसिप्ड, फॉर होम रिसिप्ड, जिससे प्राप्त हुआ, फॉर होम रिसिप्ड। तो देख लो कैसा होता है, पहला डेट, दूसरा फॉर होम रिसिप्ड, जिससे ये मिला है, उसके बाद टर्म, ड्यू डेट, एलएफ, अमाउंट और रीमार्क। इसका ज़्यादातर उपयोग नहीं होता है ना, ये कुछ साइंस वगैरह होते हैं, कोई साइन वगैरह जिसके कुछ विशेषता को दर्शाने के लिए लिखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें दिक्कत क्या होती है, ये जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट, या इसी को अगर हम बात करें मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट, देखो मैच्योरिटी डेट क्या होती है,
नॉर्मल डेट ऑफ, जैसे मान लीजिए हम आपको बता दूं कि मान लो आपने 3 महीना के लिए किसी को बिल लिखा, जैसे 1 जनवरी को आपने किसी को बिल लिखा 3 महीना के लिए, तो वो बिल कब मैच्योर हो जाना चाहिए? तो 1 जनवरी तक पूरे जनवरी, फरवरी, मार्च, अर्थात मार्च पूरा, है कि नहीं? समझिए बात को, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, है कि नहीं? 1 जनवरी को लिखे तो पूरे जनवरी, 3 महीना के लिखे तो फरवरी, मार्च, अर्थात 1 अप्रैल के दिन वो बिल क्या हो जाना चाहिए था? मैच्योर हो जाना चाहिए था, है कि नहीं? लेकिन समस्या क्या है कि भाई 3 महीना बीत गया, तो ड्यू डेट में क्या होती है? ड्यू डेट कैलकुलेट करते वक्त उसमें एक ग्रेस डेट दिया जाता है, वो 3 डे का होता है, उसे आपको इंक्लूड करना होगा, है ना? क्यों करना होगा तो मैं बताता हूं। कहता है कि भैया जो आप बिल लिखे हैं उस बिल का जो ड्यू डेट है उससे आप 3 दिन एक्स्ट्रा उसको दे दीजिए। आपने 3 महीना के लिए लिखा या 6 महीना का लिखा, 10 दिन का लिखा, उसे कोई मतलब नहीं है। जितने दिनों के लिए आपने बिल लिखा है उससे 3 दिन उसको एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए उसमें, उसी को हम लोग कहते हैं ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट। ओके, नॉमिनल डेज उसको कहते हैं हम लोग जिसका मतलब देखिए 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 महीना, 1 फरवरी से 1 मार्च 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 महीना, 1 फरवरी से 1 मार्च 2 महीना, 1 मार्च से 1 अप्रैल 3 महीना। लेकिन समस्या ये है कि भैया उसमें जो 3 महीना आया एक अप्रैल को, वो एक्चुअली में होता है, उसे हम लोग नॉमिनल ड्यू डेट, नाम मात्र की ड्यू डेट कहते हैं, है ना? लेकिन रियलिटी में जो ड्यू डेट होती है, जो मैच्योरिटी होती है, उस नॉमिनल डेट में 3 दिन एक्स्ट्रा ग्रेस डे जोड़ दिया जाता है, और जो एक्स्ट्रा 3 दिन जोड़ा जाता है उसे हम लोग ग्रेस डे कहते हैं। ओके, और नॉमिनल डेट प्लस ग्रेस डेट इक्वल टू मैच्योरिटी होती है। ओके, तो चलिए कैसे इसका सवाल बनाया जाता है थोड़ा उसको भी देख लिया जाए, कैसे सवाल हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम। जैसे ड्रॉ अ बिल, मैं देखता हूं 1-2 उदाहरण बुक से देख लेता हूं, है ना? उदाहरण देख लेता हूं क्या है, क्वेश्चंस देख लेते हैं। कह रहा है ड्रॉ अ बिल ऑन जगदीश एट 2 मंथ फॉर 2000। कह रहा है, देखो एग्जाम्पल में यहां लिखता हूं, ड्रॉ अ बिल फ्रॉम जगदीश फॉर 2 मंथ रुपीज 2000। एक ये कहानी मान लो ये 2022 सितंबर 10 की है। ओके, ठीक है। फिर अगला सवाल, रिसीव अ बिल फ्रॉम रहीम फॉर 1000 पेबल आफ्टर 3 मंथ। ये मान लीजिए सितंबर 15 को कह रहा है रिसीव्ड अ बिल फ्रॉम, कुछ भी नाम दे दीजिए, गणेश, पेबल आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ, है ना, ₹5000। ये 2 कहानी है। कह रहा है कि एक बिल लिखे हैं जगदीश पर जिसकी मैच्योरिटी 2 महीने में है। कितने दिनों में है? 2 महीने में। और देख लो सितंबर 10 को वो बिल लिखा गया है। कब लिखा गया है? सितंबर 10 को वो बिल लिखा गया है। तो देखिए पहला सितंबर 10 डेट हो गया, डेट कब का है? सितंबर 10 को। लिखा किसको गया है? तो फॉर हुम, जगदीश। तो क्या लिखेंगे यहाँ? जगदीश अकाउंट, जगदीश अकाउंट। टर्म कितना है? तो 2 मंथ, 2 मंथ लिख दिए। लेकिन ड्यू डेट कैलकुलेट करने से पहले ध्यान देंगे कि कैसे ड्यू डेट कैलकुलेट करें। इंपॉर्टेंस देखिए, 10 सितंबर से 10 अक्टूबर 1 महीना, फिर 10 अक्टूबर से 10 नवंबर 2 महीना, 10 नवंबर। लेकिन समस्या है कि आपको ड्यू डेट में 3 दिन ग्रेस भी जोड़ना है, 3 दिन ग्रेस भी जोड़ना है। तो देखिए
सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, तो नवंबर 10 को तो 2 महीना हो गया, लेकिन उसमें 3 दिन और आपको ग्रेस जोड़ देनी है। तो 10 3 13, अर्थात 13 नवंबर को ये हो जाएगा मैच्योरिटी, मैच्योर 13 नवंबर। ये 2022 की कहानी है, होने के तो 13 नवंबर लिख दो, फिर 22 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से पता चल जाएगा अल्टीमेटली कि 2022 में ही मिलने को है ना। तो 13 नवंबर को ड्यू डेट हो गया, LF पता नहीं है, और अमाउंट देख लो 2000 रुपया। कितना का अमाउंट? 2000 रुपये की। तो ये बड़ी समस्या रखती है ड्यू डेट कैलकुलेशन में, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। जिस डेट को आपने ड्रॉ किया है उसके ठीक अगले डेट को 1 महीना पूरेगा, फिर अगले डेट को 2 महीना पूरेगा, उसमें 3 दिन ग्रेस डे जोड़ देनी है, तो उसी को हम लोग कहते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी या मैच्योरिटी डेट, है ना, या ड्यू डेट। ओके, चलिए तो दूसरा देखिए, दूसरा कैसे किया जाएगा। दूसरा में क्या है, 15 मतलब अगस्त को, सॉरी सितंबर को, 15 सितंबर को रिसीव अ बिल फ्रॉम गणेश। गणेश से एक बिल मिला है जो पेबल आफ्टर 3 मंथ, जो 3 महीने बाद पेबल है। अब मिला है तो रिसीवेबल होगा। जो हमने हो, देखो 2 तरीके की बिल होता है, एक तो हम ड्रॉ करके उसको दे दे और वो एक्सेप्ट करके मुझे भेज दे, तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉवर की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ रिसीवेबल कहलाती है। लेकिन एक होता है कि ड्रॉ भी अपने मन से ही लिख कर दे दे एक्सेप्ट करके कि भाई ये 3 महीना बाद आपको पैसा दे देंगे, तो भी हम रख लेंगे बिल, कि ना, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना हटा दे, फिर भी रख लेंगे, कोई बात नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कैसे किया जाए, तो देखिए कहानी कब की है ये, दूसरा सितंबर 15 की। किससे मिला है, तो गणेश से। तो क्या लिखेंगे, गणेश अकाउंट। कितना दिन का, तो 3 मंथ। कितने मंथ, 3 मंथ। तो ड्यू डेट कब आएगी इसका, तो देखिए 15 सितंबर से 15 अक्टूबर है कि नहीं, सितंबर के बाद अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, मतलब 15 दिसंबर को ये हो गया क्या, इसकी नॉर्मल डेट, नॉमिनल डेट, उसमें 3 दिन जोड़ दो, अर्थात क्या हो जाएगा, सितंबर से 3 मंथ, तो सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 15 दिसंबर, उसमें 3 दिन जोड़ देंगे तो 18 दिसंबर। कितना हो गया, 18 दिसंबर की इसकी मैच्योरिटी डेट बोलो तब, या ड्यू डेट बोलो तब होगी। ओके, और अमाउंट लिख दो, कितना कितना है अमाउंट, 5000, तो लिख दो यहाँ पे 5000। मान लो कहानी इतनी सी ही होती तो क्या करते, तो कुछ नहीं करते। अब ध्यान से देखना, अभी अभी हम बताए हैं कि बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए संपत्ति होता है, तो क्या करेंगे, इसको अकाउंट को यहाँ पैकअप कर देंगे। क्या कर देंगे, पैकअप, ऐसे करके, और यहाँ लिखेंगे BR, मतलब बिल्स रिसीवेबल डेबिट अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और अमाउंट कितना, तो 5 2 7000, अर्थात आज के दिन में मेरे पास बिल्स रिसीवेबल कितने रुपए की है, तो 7000 रुपये की। ओके, बड़ी आसान भाषा में मैंने बताने की कोशिश किया है। बुक में जो फॉर्मेट है वो बहुत लंबा और लेंदी फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को आपको नहीं जाना है, तब तक नहीं जाना है जब तक आप बिल ऑफ एक्सचेंज ना पढ़ ले। ओके, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़े बिना अगर आपने इसको डीपली जाकर समझने का प्रयत्न किया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और जो मैंने ये बताया है वो भी आप नहीं कर पाएंगे बेटा। इससे अच्छा है कि पहले आप नॉर्मल में चले, फिर हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ने के बाद खूब लार्ज और डीप जाकर इसको बनाएंगे, है ना। और जितना बड़ा फॉर्मेट इस बुक को देना होगा उतना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये नॉर्मल फॉर्मेट है, ICAI द्वारा वेरीफाइड, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इस फॉर्मेट पर बना सकते हैं। तो यही है अपना बिल्स रिसीवेबल, है ना। ऐसा बिल्स रिसीवेबल की एंट्री होती है। ओके, अब बात रही अपना बिल्स पेबल की, तो उसको भी देख लेते हैं। ओके, उसका भी फॉर्मेट देख लेते हैं। इससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, तो आइए इसे इरेज करते हैं और आगे चलिए हम लोग आगे किसको देखते हैं, बिल्स पेबल की फॉर्मेट। किसका फॉर्मेट, बिल्स पेबल बुक की फॉर्मेट, है ना।
देखो बेटा, इसका भी फॉर्मेट उसी जैसा होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव आता है। पहला होता है डेट, पहला डेट, दूसरा टू whom गिवन, जिसको दिया गया है, टू whom गिवन, जिसको दिया गया। क्योंकि देखिए बिल्स पेबल आप दिए होंगे, किसी को एक्सेप्ट कर लिए होंगे, उसको दे दिए होंगे, एक्सेप्ट कर लिए होंगे, उसको दे दिए हो। अभी भी थोड़ा देर पहले हम ऊपर समझा के ही आए उसको, है नहीं, फंडामेंटल थोड़ा सा कहानी, तो उसको दे दिए होंगे। तो जिसको आपने दिया है उसका नाम, आगे टर्म, क्या लिखना है, टर्म, उसके बाद डेट ऑफ मैच्योरिटी, LF, अमाउंट, और वही रिमार्क, रिमार्क को न भी लिखे तो ये कोई दिक्कत नहीं है। डेट, टू whom गिवन, जिसको दिया गया है, ओके। उसके बाद क्या, तो टर्म, है ना, जितना दिनों के लिए है, ड्यू डेट, ड्यू डेट कि कब पैसे देने हैं, कब पैसे देने हैं, है ना, LF, अमाउंट, और रिमार्क। इसको ना भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो इसका भी एक दो उदाहरण देख लिया जाए कैसे हो सकता है। तो चलिए, कह रहा है गेव एक्सेप्टेंस टू सुरेश चंद पेबल आफ्टर 2 मंथ ₹10,000। ये मान लो कहानी है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख दूँ, ये सितंबर 5 की कहानी होती है, 2022 की, है ना। कह रहा है गेव एक्सेप्टेंस, स्वीकृति दी गई, गेव एक्सेप्टेंस फॉर अ बिल ऑफ सुरेश, है ना, पेबल आफ्टर 2 मंथ्स, पेबल आफ्टर 2 मंथ ₹10,000, पहली कहानी। दूसरी मान लो सितंबर 12 की रहती, है ना। देख लेता हूँ मैं भी उदाहरण क्या है। कह रहा है एक्सेप्टेड अ पतावरी बिल ऑफ 1 मंथ, एक्सेप्टेड ए पतावरी बिल फॉर 1 मंथ, 1 मंथ एट द रेट ₹15,000, है ना। 2 है उदाहरण, बहुत है, देखते हैं क्या है। देखिए, कह रहा है गेव एक्सेप्टेंस, मतलब हमने स्वीकृति दी है किसी को, है ना। जब स्वीकृति दी है इसका मतलब वो मैं उसको एक्सेप्ट किया होगा कि ना, एक्सेप्ट किया होगा कि हाँ मैं दे दूंगा इतने दिनों में पैसा, तो वही कहानी है ना। तो उसी को बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। तो बात वही है, डेट ऑफ जिस दिन बिल एक्सेप्ट किया गया तो 2022 सितंबर 5 हो गया। किसका बिल एक्सेप्ट किया गया, तो सुरेश का, तो लिख देंगे यहाँ सुरेश अकाउंट, सुरेश अकाउंट। टर्म कितना दिन है, तो आफ्टर 2 मंथ, मतलब 2 महीना, 2 मंथ। तो ड्यू डेट कब आएगी, तो देखो 5 सितंबर से 5 अक्टूबर 1 महीना, और 5 अक्टूबर से फिर 5 नवंबर, कितना, 2 महीना, और उसमें 3 दिन जोड़ दो, तो 5 3 8, मतलब 8 नवंबर को हो जाएगी ड्यू डेट, है ना। अमाउंट कितना है, तो 10,000, तो अमाउंट में लिख देना है 10,000, बाकी सारी जगह खाली रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। फिर दूसरा कहता है 12 को एक्सेप्टेड ए प्रतावरी बिल, मतलब ए प्रतावरी के बिल आपने स्वीकार किया, तो फिर वही रिसीवेबल ही हो गया, सॉरी पेबल ही हो गया। तो कैसे, तो देख लो क्या लिखोगे, सितंबर 12 किसका, तो ए प्रतावरी अकाउंट, कितना दिनों के लिए, तो 1 मंथ, 1 महीने के लिए। ड्यू डेट कब आएगी, तो 12 सितंबर से 12 अक्टूबर 1 महीना, उसमें 3 दिन ग्रेस डेट जोड़ने हैं, तो 12 3 15 अक्टूबर,
और अमाउंट है 15,000 15,000 हो गया। अगर यही दो कहानी रहता तो हो गया। तो भैया इसका आज के दिन में बैलेंस कितना, कैसे पता चलेगा कि बिल्स पेबल अकाउंट में या बिल्स पेबल बुक में मेरे पास कितना पैसा है। तो इसे बंद करो और लिख देना है बिल्स पेबल। बताओ क्रेडिट होगा नहीं है, क्यों क्रेडिट, क्योंकि यह हमारी जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी बन जाती है ना, इसलिए क्रेडिट। अमाउंट कितना, तो जोड़ लो इस दोनों को, 15 10 25,000। अर्थात आज के दिन में बिल्स पेबल अर्थात लाइबिलिटी हमारे पास कितना है, 25,000 रुपये की। ओके, दैट्स क्लियर। तो इस प्रकार आज हमारा खत्म हुआ बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक, और पूरी तरह से खत्म कह सकते हैं सब्सिडी बुक 1 और 2, अर्थात हम लोगों का सब्सिडी बुक खत्म हुआ। ओके, नेक्स्ट वीडियो 12th के उन बच्चों के लिए होंगे जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, है ना। फर्स्ट वीडियो हम अकाउंट में 2023 के बच्चे के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, डिफिनेशन ऑफ कंपनी, हाउ टू क्रिएट अ कंपनी, है ना, ये बताने वाला हूं, जो थोड़ी सी थ्योरी बेसिस होगी। और उसके सेकंड वीडियो में जो बात करेंगे उसमें होगा पोस्टिंग या जनरल एंट्री फॉर कंपनी अकाउंट, है कि नहीं। तो थोड़ा अगले वीडियो 12th वाले बच्चों के लिए होने वाले हैं, ये 11th वाले बैच की बच्चों के लिए था। ओके, कोई बात नहीं है। तो ऐसे ही हमारे वीडियो को वॉच करते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब खुद कीजिए और दोस्तों से भी करने को कहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपका राम।